हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे मूवी माइंड हंटर्स का। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो एक कार में सो रही थी। तभी एक आदमी आकर उसे उठाता है। ये लड़की होती है सारा और लड़का होता है जेडी। दोनों ही FBI एजेंट्स थे। इस घने जंगल में वो दोनों एक किलर की तलाश कर रहे होते हैं। उस सीरियल किलर ने काफी लड़कियों का मर्डर किया था। इन्वेस्टिगेट करते हुए दोनों एक सुनसान घर पर पहुंचते हैं। सारा उस सुनसान घर की तरफ बढ़ती है। वो घर के बाहर का जायजा लेती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। सारा जब थोड़ा और आगे देखती है तो उसे एक कार दिखाई देती है। ये कार किलर की कार से मेल खाती थी। सारा ये बात जाकर जेडी से कहती है कि उसे किलर की कार मिल गई है और वो शायद इसी घर पर है। जेडी रेडियो पर इन्फोर्समेंट के लिए मैसेज करता है और अपनी लोकेशन भी बता देता है। तभी अचानक घर से एक लड़की के चीखने की आवाज़ आती है। जेडी सारा से कहता है कि वो इन्फोर्समेंट का इंतज़ार नहीं कर सकते। जिस किसी लड़की को भी किलर ने किडनैप किया है वो अभी जिंदा है और उसे बचाया जा सकता है। दोनों उस घर के अंदर जाते हैं। लड़की की चीखने की आवाज़ लगातार आ रही थी। घर काफ़ी बड़ा था इसलिए ये पता नहीं चल रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। सारा और जेडी गोली की आवाज़ सुनकर बेसमेंट की तरफ भागते हैं। दोनों जैसे ही बेसमेंट में पहुँचते हैं वहाँ उन्हें लड़कियों की लाश मिलती है। उन्हें आने में देर हो गई थी। वो विक्टिम को बचा नहीं पाए थे। बगल में किलर की भी लाश पड़ी होती है जिसने शायद पकड़े जाने के डर से खुद को गोली मार ली थी। सारा को लगता है कि किलर मर चुका है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इस बात की इन्फॉर्मेशन वो रेडियो पर दे रही होती है। तभी एक दूसरा किलर आ जाता है। वो सारा पर चाकू से हमला करता है। जेडी सारा को बचाने के लिए किलर पर गोली चलाता है। किलर सारा की गन लेकर जेडी पर गोली चलाता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं जिसमें सब मारे जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सारा इंसिडेंट मल्टीपल कैमरास में रिकॉर्ड हो रहा था। चारों तरफ लाइट्स जलती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हमें शुरू से दिखाया गया था वो सब एक FBI की ट्रेनिंग चल रही थी। वहाँ पर हैरिस जो इनका ट्रेनिंग हेड था आकर कहता है सारा और जेडी दोनों इस ट्रेनिंग टास्क में काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं। अगर ऐसा रियल लाइफ में हुआ होता तो दोनों सच में मर चुके होते। नेक्स्ट सीन में हमें FBI एकेडमी की क्लास दिखाई जाती है। वहाँ हैरिस सबको बताता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार इंसान का दिमाग होता है। कैसे उन्हें एक किलर को पकड़ने के लिए एक किलर की तरह ही सोचना पड़ता है। हैरिस उन्हें बताता है कि उनकी ट्रेनिंग का आखिरी टास्क एक आइलैंड पर होगा, तो सब अपनी तैयारी अच्छे से कर लें क्योंकि उनमें से कोई एक ही एजेंट होगा जो आगे जाकर FBI के लिए प्रोफाइलर बनेगा। अब ये FBI में प्रोफाइलर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। प्रोफाइलर का काम होता है किसी भी क्राइम सीन को देखकर किलर की साइकोलॉजी का पता लगाना कि आगे वो क्या करने वाला है। ये फिर किसी इंसान को देखकर उसे एनालाइज करने की बात हो या फिर उसकी आदतों को देखकर ये पता लगाना कि वो आगे क्या करने वाला है। इस पूरी टीम में 7 एजेंट्स थे। सारा, जेडी, निकोल, पेरी, विंस, लूकस और बॉबी। रेस्टोरेंट में सब चिल कर रहे होते हैं क्योंकि अगले दिन उन्हें अपने आखिरी टास्क में जाना था। विंस सारा से कहता है कि हैरिस किसी को भी सेलेक्ट नहीं करने वाला है। सारा विंस से पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता है। तब विंस कहता है कि उसने चुपके से हैरिस की रिपोर्ट पढ़ ली है, उसमें किसी का भी नाम नहीं है। अगले दिन सब आइलैंड के लिए निकलते हैं। तब हैरिस आकर एक और ऑफिसर को उनसे इंट्रोड्यूस करता है। ये ऑफिसर होता है जेनसन जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव था। असल में जेनसन को FBI के डायरेक्टर ने हैरिस के काम पर नजर रखने के लिए भेजा था और हैरिस इस बात से काफी नाराज था। सब लोग आइलैंड पर जाते हैं जो एक गवर्नमेंट ट्रेनिंग फैसिलिटी थी। ये काफी सुनसान आइलैंड होता है। यहाँ मिलिट्री, नेवी, FBI सब बारी बारी साल में एक बार आकर ट्रेनिंग करते हैं। हैरिस उनको बताता है कल सुबह से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इतना कहकर वो अपने हेलीकॉप्टर पर वापस एकेडमी चला जाता है। रात के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। असल में सब मिलकर एक दूसरे की साइकोलॉजी को एनालाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सब अपने काम में काफ़ी माहिर हैं। जेनसन जो कि सिर्फ ट्रेनिंग पर नज़र रखने आया था वो भी अपने काम में काफ़ी माहिर था। वो सबको एनालाइज करके उनकी खामियां बता देता है। इस पर सब काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। जेनसन सारा से कहता है कि इन सब में से वो सबसे कमज़ोर कैंडिडेट है जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता। जब भी कोई मुसीबत आएगी वो नर्वस हो सकती है। सारा जेनसन की इन बातों से काफ़ी अपसेट हो जाती है। तब लूकस सारा के पास आता है। सारा लूकस से कहती है कि शायद उसे कभी भी प्रोफाइलर नहीं बनाया जाएगा, शायद कोई भी उसे इस लायक समझता ही नहीं। सारा से कहता है कि जब वो 10 साल का था तब उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी।
वो उसे ये भी कहता है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, हमें उनका फेस करना चाहिए और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बाहर आना चाहिए। लूकस सारा को काफ़ी मोटिवेट करता है। अगले दिन सुबह वॉशरूम में सारा को एक मरी हुई बिल्ली मिलती है। सारा उस मरी हुई बिल्ली को देखकर डर जाती है और चीखती है। उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ आ जाते हैं। ये काफ़ी अजीब था क्योंकि ट्रेनिंग में सारे आइटम्स जो भी होते थे वो सारे नकली होते थे, पर यहाँ एक असली मरी हुई बिल्ली थी। उस बिल्ली के मुंह में एक घड़ी रखी हुई थी। ये एक बंद घड़ी थी जिस पर 10 बज रहे थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे लोग इस बात को काफ़ी लाइटली लेते हैं। अपना पहला टास्क करने के लिए सब निकल जाते हैं। इन सब का टास्क था एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट करना। वो सब एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक लाश मिलती है। असल में एक लाश नहीं थी, एक डॉल थी जिसे लाश की तरह वहां पे रखा गया था ट्रेनिंग के लिए। और वहां सब अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं कि तभी एक टॉय टेप रिकॉर्डर बजता है। जेडी जो कि टीम का लीडर था उस टॉय टेप रिकॉर्डर के पास जाता है। वो जैसे ही उस टॉय टेप रिकॉर्डर को बंद करता है तभी एक डोमिनोज का सीक्वेंस एक्टिवेट हो जाता है। वो डोमिनोज का सीक्वेंस असल में एक ट्रैप था और वो सीक्वेंस जैसे ही एंड होता है एक नाइट्रोजन का सिलेंडर आकर जेडी की तरफ गिरता है और उस नाइट्रोजन की वजह से जेडी की मौत हो जाती है। सब लोग काफी डर जाते हैं। वहाँ पे सब ये सोचने लगते हैं कि ट्रेनिंग में किसी की मौत कैसे हो सकती है, ये शायद ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। सब काफी दुखी होते हैं और जेडी की लाश को लेकर मॉर्ग में रख देते हैं। जब वो वापस लौटकर डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो वहाँ उन्हें एक और घड़ी मिलती है। उस घड़ी पर 12 बज रहे थे। जेनसन सबसे कहता है कि ये घड़ी पहले यहाँ पर नहीं रखी थी। उन सबको ऐसा लगता है कि ये सब हैरिस कर रहा है, कि हैरिस उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करता और किसी को भी सिलेक्ट नहीं करने वाला है। उन सबको लगता है कि जेडी का मौत का जिम्मेदार हैरिस है। तब उन्हें पता चलता है कि जब उन्हें मरी हुई एक बिल्ली मिली थी उसके मुंह में एक घड़ी रखी थी। उस घड़ी पर 10 बज रहे थे और जेडी की मौत भी ठीक 10 बजे हुई थी। अब उन्हें एक और दूसरी घड़ी मिली थी जिस पर 12 बज रहे थे। इससे उन्हें पता लगता है कि शायद अगला मर्डर 12 बजे होने वाला है, जो कि 1.5 घंटे बाद था। वो सब डिसाइड करते हैं कि वो इस आइलैंड पर अब नहीं रहेंगे। आते वक्त उन्होंने एक ब्रिज पर बोट देखा था। वो सारे लोग उस बोट की तरफ भागते हैं, लेकिन अचानक तभी बोट में एक ब्लास्ट होता है और सारे लोग पानी में गिर जाते हैं। सारा को पानी से फोबिया था। वो पानी में गिरते साथ बेहोश हो जाती है। तब लूकस सारा को बचाता है और पानी से बाहर लेकर आता है। सब लोग वहाँ ब्लास्ट से किसी तरह बच जाते हैं। ब्लास्ट से बचने के बाद वो सारे लोग वापस अंदर आइलैंड पर चले जाते हैं। वो सारे लोग मिलकर आइलैंड का कोना कोना छान मारते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके अलावा कोई और भी है जो ये मर्डर्स कर रहा है। उन्हें पता था कि अगला मर्डर 12 बजे होने वाला है। वो चाहते थे कि 12 बजने से पहले वो मर्डरर को ढूंढ ले, पर पूरा आइलैंड छानने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिलता। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लूकस आता है और जेनसन पर गन तान देता है। वो कहता है कि जेनसन के रूम से उसे आइलैंड का नक्शा मिला है। सब लोग ये समझने लगते हैं कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि जेनसन है। लूकस जेनसन से कहता है कि वो अपना हाथ ऊपर करे, पर अचानक जेनसन वहाँ पर बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे कर सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। शाम के 5 बज जाते हैं। सबसे पहले बॉबी को होश आता है। जैसे ही बॉबी को होश आता है वो जाकर जेनसन को हथकड़ी पहना देता है और पूछता है कि उसने जेडी का मर्डर क्यों किया। जेनसन बार बार कहता है कि उसने किसी का भी मर्डर नहीं किया है और वो इन सब के पीछे नहीं है। सब जेनसन से कहते हैं कि उसने कॉफ़ी में क्या मिलाया है। तब जेनसन उनसे कहता है कि उसने कॉफ़ी नहीं बनाई, कॉफ़ी पेरी ने बनाई थी। तुम लोग क्यों नहीं जाकर पेरी से ही पूछ लेते कि उसने कॉफ़ी में क्या मिलाया था। सब जाकर पेरी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेरी मर चुका था। उसके बदन से सारा खून निकाल लिया गया था और उसका सर काट दिया गया था। जैसा कि मर्डरर ने कहा था, उसने दूसरा कत्ल भी कर दिया था। सारा ये देखकर हैरान हो जाती है कि किसी के बदन से पूरा खून कैसे निकाला जा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांच पर सिर्फ नंबर्स लिखे होते हैं खून से। ये पेरी का खून था। इतने सारे नंबर्स वहाँ लिखे हुए थे, लेकिन उस नंबर्स का कोई मतलब नहीं बन पा रहा था। तब सारा उन सारे नंबर्स को एनालाइज करने लगती है कि वो नंबर आखिर हैं क्या। वहाँ पर उन्हें 2 घड़ियाँ भी मिलती हैं जिन पर 6 बज रहे हों। सारा कहती है 2 घड़ियाँ, इसका मतलब है कि 6 बजे 2 मर्डर्स होने वाले हैं। सब लोग मिलकर जेनसन को एक कमरे में बंद कर देते हैं और विंस को वहाँ उसकी पहरेदारी के लिए छोड़ देते हैं। सारा और बॉबी नंबर्स को एनालाइज कर रहे होते हैं कि इन नंबर्स में आखिर छुपा क्या है। लूकस और निकोल 2nd फ्लोर पर चले जाते हैं आगे की तहकीकात पूरी करने के लिए। 6 बज जाते हैं और किलर का अगला ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और इस ट्रैप में फंसते हैं जेनसन और विंस। जेनसन विंस से कहता है कि उसे जाकर पावर की मेन लाइन को ऑफ करना होगा, तभी वो बच पाएंगे। किसी तरह जेनसन अपनी जान पर खेलकर मेन पावर को ऑफ कर लेता है और विंस को बचा लेता है। तब तक वहाँ लूकस, बॉबी और सारा भी आ जाते हैं।
पाइप फटने की वजह से वहाँ पर काफी पानी भर रहा था। तभी लूकस बॉबी से कहता है कि वो पाइप को फिक्स कर दे। बॉबी जैसे ही पाइप को फिक्स करने के लिए जाता है, वहाँ पर एक और ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और बॉबी की जान चली जाती है। सब काफी अपसेट हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर किलर कौन है। सब ये सोच रहे थे कि जेनसन किलर है, पर जेनसन ने विंस की जान बचाई थी, तो जेनसन के ऊपर से शक हट जाता है उन सबका। सब ये डिसाइड करते हैं कि वो सारे सबूतों को इकट्ठा करेंगे और दोबारा से इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्हें पेरी के नाखून में ब्लड मिला हुआ होता है। निकोल पेरी के नाखूनों में मिले हुए ब्लड के सैंपल को डीएनए टेस्ट करने के लिए ले जाती है। इस डीएनए टेस्ट में 1 घंटे लगने वाले थे। सब अपना अपना खून देते हैं टेस्ट करने के लिए। सब इंतजार करते हैं उस डीएनए टेस्ट का। मतलब यहाँ पे जिसका भी ब्लड मैच हो गया वही खूनी है। 1 घंटे बीतने के बाद जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उसमें सारा का नाम निकलता है। सब लोग सारा को पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। लूकस ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि सारा ने मर्डर किए हैं। सारा उन सब से कहती है कि उसे फंसाया जा रहा है, ये सब कुछ उस किलर की चाल है। तभी निकोल अपने आपे से बाहर हो जाती है और वो कहती है कि वो सारा को मार देगी। निकोल अपसेट होकर बाहर चली जाती है। वहाँ उसे सिगरेट की मशीन के नीचे एक सिगरेट का पैकेट मिलता है। निकोल सिगरेट पीने की आदी थी। निकोल जैसे ही वो सिगरेट पीती है, उस सिगरेट में लगा हुआ एसिड उसके लंग्स में चला जाता है। उस सिगरेट की वजह से उसके हाथ और मुंह पिघलने लगते हैं। निकोल की चीख सुनकर सब बाहर आते हैं और सब उसे एक दर्दनाक मौत मरते हुए देखते हैं। सब वापस कंट्रोल रूम में आते हैं। वहाँ पर सारा सबसे कहती है कि ये किलर जो भी है ये टाइम से खेल रहा है। टाइम उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट स्पीकर पर उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ हैरिस की थी। हैरिस की आवाज़ सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। उन्होंने पूरे आइलैंड की छानबीन की थी पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला था। फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी? सब लोग समझ जाते हैं कि हैरिस इस आइलैंड पर है और शायद वही सबका मर्डर कर रहा है और ये सारे टैप्स हैरिस ने ही बिछाए हैं। लूकस, जेनसन और विंस समझ जाते हैं कि सारा किलर नहीं है। वो लोग सारा की हथकड़ी खोल देते हैं और विंस को वहीं छोड़कर वो सब हैरिस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। हैरिस को ढूंढते हुए वो एक बेसमेंट में पहुंचते, पर वो वहां पे हैरिस की लाश को देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मर्डरर हैरिस भी नहीं है, कोई और ही है। लूकस जेनसन पर गन तान देता है। किलर कौन है पता नहीं चल पा रहा था। सब एक दूसरे पर ही शक कर रहे थे। यहाँ तीनों बेसमेंट से बाहर भागते हैं। लूकस सारा को ढूंढने लगता है। तभी लूकस पर गोली चलती है और जेनसन उसके सामने आता है। सारा को लगता है कि गोली जेनसन ने चलाई है और जेनसन को यह लगता है कि गोली सारा ने चलाई है। गोली चलाने वाले को किसी ने भी देखा नहीं था क्योंकि वहाँ काफी अंधेरा था। सारा भागते हुए कंट्रोल रूम पहुंचती है और वहाँ उसे विंस की लाश मिलती है। विंस भी मर चुका था। अब इस पूरे आइलैंड पर 2 ही लोग बचे थे, जेनसन और सारा। दोनों ही एक दूसरे को किलर समझ रहे थे। तभी वहाँ लूकस आ जाता है। लूकस मरा नहीं था। लूकस और जेनसन की फाइट होती है। सारा लूकस को सर पर मारकर बेहोश कर देती है। दोनों समझते हैं कि जेनसन ही किलर था और वो अब बेहोश है। सारा लूकस से कहती है कि उसे पता था। सारा लूकस से कहती है कि उसने किलर के लिए ट्रैप बिछाया था। लूकस सारा से पूछता है कि वो ट्रैप क्या था। सारा कहती है कि जो भी किलर था वो वक्त का बहुत ही पाबंद इंसान था। उसने घड़ी को 15 मिनट पीछे कर दिया था ताकि किलर घड़ी का समय ठीक करने आए। और सारा ने घड़ी के कांटों पर एक केमिकल भी लगा दिया था जो अल्ट्रावायलेट रेस में दिखाई देता है। सारा कहती है कि जेनसन ने ही वक्त को बदला होगा। सारा जब जेनसन के हाथों पर अल्ट्रावायलेट रेस डालती है तो उसके हाथों पर उसे केमिकल नजर नहीं आता है। जब वो अल्ट्रावायलेट रेस लूकस की तरफ करती है तो वो देखती है कि लूकस के हाथों पर वो केमिकल लगा हुआ है। सारा यहाँ समझ जाती है कि उसने गलती कर दी है। वो सारे खून, वो सारे कत्ल लूकस ने किए थे। लूकस यहाँ खुद को रिवील करता है और कहता है कि वही मर्डरर था। लूकस एक साइकोपैथ किलर था। वो बचपन से ही खुद को मास्टरमाइंड समझता था। उसी ने अपने पेरेंट्स का कत्ल किया था और बचपन में FBI उसे पकड़ नहीं पाई थी और वो खुद को बेस्ट साबित करने के लिए FBI ज्वाइन किया था और वो यहाँ आकर सारे एजेंट्स को मारकर ये साबित करना चाहता था कि वही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। लूकस सारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक जेनसन को होश आ गया था और उसने देख लिया था कि लूकस जिंदा है और सारा को मारने वाला है। जेनसन सारा की हेल्प करता है और सारा किसी तरह अपनी जान बचाती है और लूकस को मार देती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। तो गाइज, इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।